हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। और आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामांकन आईपीएससी नामांकन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आईपीएससी नामांकन में किस तरीके से कार्बनिक कंपाउंड का नामांकन होता है। यहाँ पर आईपीएससी की फुल फॉर्म हम पहले देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कार्बनिक कंपाउंड में क्योंकि कार्बन का मेन रोल होता है, इसीलिए कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी होनी हमें जरूरी है। तो इसमें क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी वैलेंसी 4 होती है। इस वैलेंसी को या संयोजकता, इस वैलेंसी को हम टेट्रावैलेंसी भी बोल सकते हैं, टेट्रावैलेंसी भी हम बोल सकते हैं। अब इसमें 4 वैलेंसी होती है, इसीलिए 4 कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। सहसंयोजक बंध ये बनाता है। सहसंयोजक बंध वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 में क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसीलिए यहां पर 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कैसे हम देखते हैं, क्योंकि जो कार्बन का संयोजकता होती है वो 4 होती है, इसमें बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन उसकी बाह्य कक्षा में होता है, इसीलिए यह इससे साझा कर लेता है और अपनी कक्षा में यह 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है और कार्बन की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहां पर कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनता है, 2 2 4 2 6 2 8। और यहां पर ये क्योंकि बराबर साझेदारी से एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से सिंगल बॉन्ड यहां पर बनता है। ये मेथेन का फॉर्मूला बन जाता है। यहां पर ये कोवैलेंट बॉन्ड दर्शाता है और इसमें इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप में शो कर देते हैं, या फिर इसकी 4 स्ट्रक्चर हम शो करते हैं। चारों एक कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड ही बनाते हैं। इसमें यदि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझा होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन का बराबर साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और 3 बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड तब बनते हैं जब 3 इलेक्ट्रॉन का बराबर साझेदारी होती है। तब इसमें चेन बनाने का गुण भी पाया जाता है। चेन बनाने का गुण किस तरीके से पाया जाता है, यहां पर ये चेन इस टाइप में बनाता चला जाता है। एटम से एक एटम से दूसरा एटम, कार्बनिक एटम जुड़ता चला जाता है, जिसे कि हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहां पर 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, इसे प्रोपेन बोलते हैं। हम कैसे बोलते हैं वो आगे बताएंगे। इसे प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन का ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहलाता है, क्योंकि इसकी संरचना हमें दिखाई दे रही है। ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और प्रोपेन का क्योंकि इसमें सारे एटम की पोजीशन दिखाई दे रही है, कौन सा एटम किस एटम से जुड़ा है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन से यहाँ पर किस टाइप कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है और यहाँ पर हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है। यदि मैं यहाँ पर OH ग्रुप कर दूं और यहाँ पर Cl कर दूं, तब हमें पता लग रहा है कि Cl कौन सी पोजीशन पर है और OH कौन सी पोजीशन पर है। अभी हम देखते हैं एक और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लेकर के। यहां पर ये
यहां पर ये तीन, क्योंकि तीन कार्बन से जुड़ा है इसीलिए प्रोपेनॉल है। यहां पर प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है क्योंकि इसमें सारे कार्बन एटम की पोजीशन शो हो रही है, किस कौन सा एटम किस एटम से जुड़ा है। और यहां पर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम देखते हैं कितने कार्बन एटम है। यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस टाइप में बनता है C3 2 3 4 5 6 7 H8 और O। यहां पर 3 8 11 और 1 12 एटम है। इन 12 एटम्स में से यहां पर किसी एटम का कौन सी जगह जुड़ा है, कौन सा एटम किस जगह जुड़ा है, यहां पर पता नहीं लगता। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और यहां पर हर एटम की पोजीशन का पता लगता है कौन सा एटम किस एटम से जुड़ा है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्पेस काफी घेरता है, इसीलिए इसका शॉर्ट इसे शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं। इस टाइप में इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है। यहां पर इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर ये है। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमें पोजीशन का कौन सा एटम किस एटम के साथ जुड़ा है इसका पता नहीं लग पाता। और स्ट्रक्चर फॉर्मूले में हम एक एक एटम को इस टाइप में देख सकते हैं कि कौन सा एटम किस पोजीशन पर है। अब हम देखते हैं कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड्स में जो हम बॉन्ड देखते हैं वो जैसे हम फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड जो होते हैं, ये अभी हमने आपको बताया कि ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, बट ये जिस एटम के बीच में बनते हैं यहां पर उस एटम के ही दरमियान होने चाहिए, उसी एटम के बीच में। जैसे कार्बन के बीच में यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तब भी ये कार्बन के बीच में ही होने चाहिए, बट ऐसा संभव नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन है और इधर कार्बन है, तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बन रहा है। यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर कार्बन, ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बन रहा है। यहां पर कार्बन के बीच में बनना संभव नहीं है। देखते हैं, यदि मैं ये CH3 इधर कर दूं और ये इधर कर दूं, बट फिर भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन ही रहा है, जबकि ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो यहां पर ये इसकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में ये संभव नहीं है कि कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा हो। अब यहां पर देखते हैं हम, ये वर्टिकली स्ट्रक्चर, इसी की वर्टिकली स्ट्रक्चर है। यहां पर बॉन्ड जो है वो कार्बन के बीच में बनाना संभव है। यहां पर यदि हमने कुछ इस टाइप में स्ट्रक्चर बनाई, तब ये हमारी स्ट्रक्चर गलत है। हम यहां पर कार्बन के ही बीच में जो है बॉन्डिंग दिखाएंगे, तो वर्टिकली में संभव है, हॉरिजॉन्टली में संभव नहीं है। अब जैसे ये इसकी शॉर्ट यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का शॉर्ट रूप हमने लिखा है यहां पर CH3, ये इसका शॉर्ट रूप है और इसे हम इससे भी शॉर्ट रूप में इस टाइप में लिख सकते हैं।
यहां पर भी कार्बन और यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ये हमारी बॉन्ड लाइन कहलाती है। बॉन्ड लाइन नोटेशन कहलाता है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन कहलाता है। इसमें जो एक सिंगल रेखा होती है या सिंगल लाइन होती है, वो लाइन कोवेलेंट बॉन्ड ही होती है। इसमें जो इसके छोर पर यहां पर कार्बन होता है और यहां पर भी कार्बन होता है। अब हम इस स्ट्रक्चर को यदि खोलें तो यहां पर CH3, CH2, CH2, ये CH2 और ये CH3 और यहां पर भी कार्बन है CH3, 1 2, यहां पर CH है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में थी। और यहां पर ये क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में और इसका शॉर्ट रूप हो जाता है। यहां पर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, आईपीएससी नाम इनके लिखने की कोशिश करेंगे। अब कोई भी कंपाउंड दो या दो से अधिक ग्रुप से मिलकर बना होता है। यहां पर हम चाहे वो ग्रुप एटम का ग्रुप हो या फिर खुद केवल एटम ही हो, यहां पर इसमें OH है तो ये एटम का ग्रुप है। और यहां पर ये भी CH3 है, ये भी एटम का, किसी भी एटम का ग्रुप है, क्योंकि इसमें दो एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये एटम का ग्रुप कहलाता है। और यहाँ पर OH है तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एटम का ग्रुप है। तो और यहाँ पर हम यदि देखें एथेन मेथेन के बारे में, तो यहाँ पर केवल सिंगल एटम का ग्रुप है और यहाँ पर CH3 यानी कि ये 4 एटम का ग्रुप है। तो कोई भी कंपाउंड दो ग्रुप से मिलकर बना होता है, दो या उससे अधिक ग्रुप से मिलकर बना होता है। अब यहां पर जो ये ग्रुप होते हैं, ये कार्बनिक कंपाउंड की रासायनिक अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें फंक्शनल ग्रुप भी बोला जाता है। यहां पर ये ग्रुप कुछ इस टाइप में भी जुड़ सकते हैं और 3 कार्बन से भी यहां पर इन ग्रुप को हम जोड़ सकते हैं। इसके नामांकन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। और यदि यहां पर हम कुछ और ग्रुप जोड़ना चाहें तो यहां पर ये वाला ग्रुप नाइट्रेट ग्रुप भी जोड़ सकते हैं और हम यहां पर CHO ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, यहां पर COOH ग्रुप भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये ग्रुप जो होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये कार्बनिक कंपाउंड की रासायनिक अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम कार्बनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो कार्बनिक कंपाउंड, क्योंकि लगभग 20 लाख कार्बनिक कंपाउंड हैं, टोटली ऑर्गेनिक कंपाउंड या टोटली इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से लगभग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से लगभग 20 लाख कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड की जो संख्या है वो 20 लाख है और 2 लाख अदर कंपाउंड है, यानी कि 22 लाख में से लगभग 20 लाख कार्बनिक कंपाउंड है और 2 लाख अलग कंपाउंड है। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्बनिक कंपाउंड का अलग अलग एक कंपाउंड का अध्ययन करना मुश्किल है। अब इसमें क्योंकि थोड़ी बहुत हर किसी कार्बनिक कंपाउंड में थोड़ा बहुत जो है उसके गुणों में समानता होती है और इसी टाइप में हम इसे क्लासिफाई करेंगे कि जिसमें ज्यादा समानता हो उसमें हम जो है क्लासिफाई करेंगे। तो अब आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। हम कार्बनिक कंपाउंड को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हम यहां पर बात करेंगे एलिफैटिक कार्बनिक कंपाउंड के बारे में हम पहले बात करेंगे, क्योंकि एलिफाइट
एलिफेटिक जो है वो एलिफर ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है एलिफर, जिसका मतलब फैट होता है। तो पहले ये कहा जाता था कि जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड है वो फैट से या फैटी एसिड से उनका निर्माण होता है। बट ये धारणा बाद में गलत हो गई कि जितने भी फैटी एसिड या जितने भी जो भी फैटी एसिड होगा वो एलिफेटिक होगा, या दूसरा कोई कंपाउंड एलिफेटिक नहीं हो सकता। अब इसमें दूसरा ये आया कि जिसमें भी ओपन चेन होती है, जिस भी कार्बनिक कंपाउंड की ओपन चेन होती है वो एलिफेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। यहां पर जैसे एलिफेटिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। यहां पर ये क्योंकि इसमें इस कंपाउंड में ये इसकी ओपन चेन है, यहां पर ये एलिफेटिक कंपाउंड कहलाएगा। इसमें ओपन चेन वाले जितने भी कार्बनिक कंपाउंड आते हैं सब एलिफेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन होता है, या CH3 CH2 CH2 CH3 यहां पर ये ब्यूटेन हो जाएगा। ये सब के सब एलिफेटिक कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसमें चूंकि दो टाइप्स में बांटा है, अब यहां पर हम बात करते हैं साइक्लिक कार्बनिक कंपाउंड के बारे में। साइक्लिक कार्बनिक कंपाउंड या साइक्लिक कार्बनिक कंपाउंड या इन्हें बोला जाता है क्लोज चेन कार्बनिक कंपाउंड। यहां पर क्लोज चेन कार्बनिक कंपाउंड में हम देखते हैं कि इसे यहां पर दो टाइप्स में बांटा गया है। यहां पर फर्स्ट टाइप जो है वो होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक में क्योंकि इसमें फॉर एग्जांपल जिसमें क्लोज चेन जो है, क्लोज चेन में कार्बन के बीच में कोई दूसरा एटम ना हो, जैसे यहां पर बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन। यहां पर कार्बन के बीच में जो ये कार्बन है इनके बीच में कोई भी एटम दूसरा ना हो, केवल कार्बन होना चाहिए। या साइक्लोब्यूटेन, यहां पर कोई भी कार्बन एटम के अलावा दूसरा एटम ना हो, वो क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक। और यहां पर हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम्स भी आता है, जैसे प्रिडीन। प्रिडीन हो गया। यहां पर एक एग्जांपल थायोफीन हो जाएगा। थायोफीन हो जाएगा। अब जो ये साइक्लिक कार्बनिक कंपाउंड है इन्हें भी दो टाइप्स में बांट दिया गया है। आइए देखते हैं उन दो टाइप। एरोमेटिक कार्बनिक कंपाउंड के बारे में हम बात करते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के समान होते हैं और इनमें एक खासियत ये होती है कि इनमें डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन का ही एग्जांपल हम लेते हैं, या फिर प्रिडीन का एग्जांपल हम लेते हैं।
या फिर हम लेते हैं थायोफीन का एग्जाम्पल। इनमें सब में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। और दूसरा इसका नंबर है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में सिंगल बॉन्ड इस रिंग के अंदर होता है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल यहां पर साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। और साइक्लोब्यूटेन भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहां पर अब हम कुछ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। जिस हाइड्रोकार्बन्स वे होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को भी दो टाइप में बांटा गया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, और इन्हें अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। यहाँ पर जिसके बीच में जिस कार्बनिक कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल CH4, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जिस कार्बन और दूसरे एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यदि किसी कार्बनिक कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्ड होता है तब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तब वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसैचुरेटेड और सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में कुछ एल्केन्स आते हैं, इन्हें पैराफिन्स भी बोला जाता है। इन एल्केन्स को पैराफिन्स भी बोला जाता है। एल्केन्स में सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल CH4, इसमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसे हम मीथेन बोलते हैं। क्योंकि इसमें भी सब में सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर एल्केन्स के बारे में हम बात करते हैं तो एल्केन्स में सभी कार्बनिक कंपाउंड में उनके एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स